हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की टीजीटी एसएसटी या फिर टीजीटी की जो वैकेंसी आई हैं उनके एग्जाम पैटर्न को लेकर कई बच्चों की काफ़ी कंफ्यूजन मुझे देखने को मिली। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेकर और सिलेबस को लेकर के, और एक तरीके से ये भी बात करेंगे कि टीजीटी में चाहे जितनी भी वैकेंसी आई हैं आपकी, चाहे वो टीजीटी मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या हिंदी हो, टीजीटी आप किस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे करेंगे। ठीक है, होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी न किसी माध्यम से मैं आप लोगों की क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो टीजीटी की वैकेंसी आपकी आई है 5118 वैकेंसी आपकी आई है टोटल, जिसमें कि कई सब्जेक्ट की वैकेंसी है, जैसे कि टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी नेचुरल साइंस को ही साइंस कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी उर्दू और टीजीटी आपका ड्राइंग टीचर की ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर एक दो चीज मैं आप लोगों की बता देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो आपके होंगे वो 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 8 मार्च तक आपकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं है, तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कैंडिडेट डीएसएसबी में एलिजिबल हो जाता है एज पर द न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, बस हाँ एक चीज याद रखिएगा, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अब बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस आपके पास सीटेट पेपर 2 ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब ये चीज भी डिपेंड करती है कि आप किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई। अब मेन जो मतलब जो कंफ्यूजन मुझे देखने को मिली वो ये थी कि एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो डीएसएसबी का जो एग्जाम है वो दो पार्ट्स में होता है। दो पार्ट्स में एक पार्ट होता है आपका जनरल, ठीक है, जनरल पार्ट जो कि सबका सेम आएगा। अगर आप पीजीटी का पेपर दे रहे हो, टीजीटी का पेपर दे रहे हो या पीआरटी का, इवन नॉन टीचिंग स्टाफ की भी जो वैकेंसी आती है उसमें भी जो जनरल पार्ट होता है वो सबका सेम रहता है। ठीक है, तो जनरल पार्ट सबका सेम रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। आपको हिंदी पढ़नी होगी, इंग्लिश पढ़नी होगी, मैथ्स पढ़नी होगी और रीजनिंग और जीके जीएस वाला सेक्शन आपका, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होता है। ये 100 मार्क्स का होता है। हर एक सब्जेक्ट आपका 20 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, तो इतना ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर डे 1 से ही इस चीज का ध्यान रखना होगा कि मेरे कौन से सब्जेक्ट हैं जहां पर मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर मेरी परफॉर्मेंस जैसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। ठीक है, तो डे 1 से उस चीज को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए चीजें बेहतर होंगी। इसके बाद बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 आपका होगा सब्जेक्ट कंसर्न का। सब्जेक्ट कंसर्न में आपको दो चीजें पढ़नी होती है, एक तो आपका सब्जेक्ट प्लस आपका सब्जेक्ट पेडागोजी। ठीक है, सब्जेक्ट आपका आएगा 80 to 90 मार्क्स का। ठीक है, और सब्जेक्ट पेडागोजी की अगर बात करें तो वो वेरी करता है, कई बार वो 10 मार्क्स की तो आएगी ही आएगी, लेकिन कई बार वो 15 और 20 मार्क्स की भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप एक रेशियो लेके चलेंगे कि 90 आपका सब्जेक्ट हो गया और 10 मार्क्स आपका लेके चलेंगे पेडागोजी वाले सेक्शन का। ठीक है, तो सब्जेक्ट पेडागोजी की अगर बात करें तो आप एनसीईआरटी जो भी आप बुक्स रेफरेंस करेंगे। अब एक चीज आप लोगों को बताऊं कि जब भी हम बात करते हैं ना सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में बुक्स के बारे में बात करें तो बुक्स सिर्फ और सिर्फ, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो आपकी करेगी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को पे मेन फोकस रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी प्रिपरेशन में। प्लस सब्जेक्ट पेडागोजी में भी आपको एनसीईआरटी हेल्प करेगी। अब ये किस तरीके से हेल्प करती है, जब हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें जो टीचर वाला सेक्शन होता है ना उसे जरूर पढ़ना। उसमें आपको टीचिंग मैथोडोलॉजी बता रखी होती है कि इस चैप्टर को पढ़ाते हुए आपको किन टीचिंग मैथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके अगर बात करें हम तो देखिए आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया, लेकिन एक चीज याद रखिए, डीएसएसबी में जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई कैटेगरी नेचर जो उसका होता है वो क्वालिफाई होता है, यानी कि 40% मार्क्स ही आपको सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे, 40% मार्क्स ही आपको जनरल पार्ट में लाने पड़ेंगे, तब तो आप सोचिएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। यानी कि पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेरिट जो आती है उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, एक चीज
बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी एक सेक्शन में क्वालिफाई नहीं किया तो आपका दूसरा सेक्शन में आप कितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ, आपका एग्जाम जो या कह लीजिए पेपर जो है, रिजल्ट है, वो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट में आपको, जनरल पार्ट में भी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी, दोनों ही पार्ट में आपको क्वालिफाई करना ही करना है, यानी कि 80 मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए। और ये याद रखिएगा, ये क्राइटेरिया जो कैटेगरी पे होता है उस पर वेरी कर जाता है। जैसे कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये रेशियो हो जाता है आपका 40-40 का। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये जो रेशियो होता है आपका, ये 35% का हो जाता है। यानी कि 70 मार्क्स अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, 70 मार्क्स दोनों में ही ले आते हो 35-35 करके, तो भी आप मतलब मेरिट लिस्ट में या फिर एक तरीके से ये चीज सोच सकते हो कि हाँ आपका सिलेक्शन आगे हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है मेरिट पर। इसके बाद बात करें एससी की, तो एससी का आपका 30% का रेशियो होता है। ठीक है, यानी कि 30 ही मार्क्स आपको जनरल पार्ट में लाने पड़ेंगे और 30 मार्क्स ही आपको सब्जेक्ट कंसर्न में लाने पड़ेंगे, यानी कि 60 मार्क्स आपको हर हाल में लाने पड़ेंगे मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि डीएसएसबी का अच्छा खासा कंपटीशन होता है, तो जस्ट ये एक क्वालिफाइड कैटेगरी के मार्क्स बता रही हूँ। ठीक है, आपको अगर आपका सिलेक्शन चाहिए तो कोशिश कीजिएगा कि आपको हर हाल में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही अच्छा स्कोर, जितना अच्छा कर सकते हो उतना ही अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं जो कि कई बच्चे नहीं समझ पाते, कि यहाँ डीएसएसबी के जो एग्जाम जब हॉल में जाते हो ना, तो एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम, यहाँ पर जो भी सेक्शन आपके सामने पहले खुलेगा तो वही सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जो सेक्शन पहले आ जाता है, जैसे कि कई लोग होते हैं जिनका मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होती, अगर इनकेस आपका फर्स्ट सेक्शन मैथ्स ही आ जाता है तो उसके साथ आप किस तरीके से डील करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि एट द एंड मैटर ये करता है कि आप लोगों का एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस किस तरीके से है। ठीक है, तो सेक्शन की अगर बात करें तो सेक्शन लॉक हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन लॉक होने के बाद अगर आप चाहते हो कि मैथ्स का सेक्शन आ गया, इसे हम बाद में कर लेंगे, हम हिंदी कर लेते हैं पहले, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास अगर मैथ्स पहले आया है तो मैथ्स आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि सेक्शन कोई भी आपके पास पहले आ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं रहता कि आपके पास पहले हिंदी आएगी या पहले इंग्लिश आएगी या सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, वो कोई भी सेक्शन आपके पास, तो इस चीज को डे 1 से ही ध्यान में रखे चलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे जो होते हैं, जो अदर स्टेट के होते हैं, वो लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। किस तरीके से, तो देखिए, ओबीसी कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ही एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अदर स्टेट के जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे वो एलिजिबल नहीं होते दिल्ली में, वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो बच्चे की कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है, वो यहाँ कि जब हम ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो सीटेट भी हमने उसी के अकॉर्डिंग पास किया होता है। लाइक कई बच्चों के 82 मार्क्स होते हैं या फिर 89। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर दिल्ली में, अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करते हो तो क्या होता है कि आपको जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो आपके जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग चाहिए होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये चीज मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप किसी भी सीटेट या कोई भी एग्जाम देते हैं तो कोशिश कीजिए करें कि जनरल वालों की जो कट ऑफ है ना उसे क्वालिफाई करें, मतलब जनरल वालों का जो एक क्वालिफाई नेचर का जो मार्क्स रहते हैं वहां तक का आप लोग पहुंचा करें। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे फॉर्म फिलअप कर देते हैं, एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उन्हें ये सब चीजें पता चलती हैं, और के मतलब एक एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद अगर आपको ये चीजें पता चल रही हैं तो वो अपने आप में थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाता है। ठीक है, तो होप सो सारी चीजें। एक चीज और याद रखिएगा, किसी भी जो भी आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, पहला हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे 10-10 बार क्रॉस चेक कर लेना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वैसे तो डीएसएसबी में ऑलमोस्ट बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। केवीएस या फिर एनवीएस जैसा क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। मोस्टली जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो टीजीटी एसएसटी में होता है या फिर साइंस में होता है या मैथ्स में होता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस यहाँ इंटरव्यू नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि कई बच्चे इस चीज को और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
ठीक है, सबको अपना अपना एक समझने का, समझाने का, पढ़ाने का, पढ़ने का सबका एक अलग तरीका होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को डे 1 से ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करना है। बाकी एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने जैसे आपको बता दिया, जिस भी सब्जेक्ट की आप टीचर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। और एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर अपेयरिंग स्टूडेंट जो होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी डिग्री यानी कि जो भी आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो सारा कंप्लीट होना चाहिए अपेयरिंग वालों के लिए। हाँ, यहाँ पर वो लोग हो सकते हैं एलिजिबल, जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम हो चुके हैं, एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी है और आपके ये जो DSSB का फॉर्म है इसकी लास्ट डेट से पहले आपका एग्जाम रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, होप से ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। और यहाँ पर मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश की है। एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर अपना क्रॉस चेक कर लेना। बाकी मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सारी चीजें मैं एक एक करके आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूंगी। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और बाकी मैं कोशिश तो कर रही हूँ कई चीजें लाने की, होप सो आप लोगों के लिए मैं बेहतर चीजें लेके आऊँ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।